मैं 2007 में राहुल गांधी जी से मिला तो पहला सवाल उन्होंने मुझे किया कि वाई कांग्रेस, क्योंकि मैं वाहिद आदमी हूं जिस पर बीजेपी से ज्यादा लोग हिंदू कम्युनिटी के मुझ पर विश्वास करते हैं, फैमिली की तरफ से। चाहे वो मेरे बहन भाई, मेरे मदर, उनका बहुत योगदान, मेरे दोस्तों का, और मेरी जो फैमिली, मेरी वाइफ और उनका बहुत योगदान, मेरी इन-लॉज का। वो लोग सब मुझे कोऑपरेट करते हैं, हालांकि वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं आपका एमएलए। जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद विधानसभा के चुनाव हुए और इन विधानसभा के चुनाव में नवनिर्वाचित एमएलए भी सामने आए हैं। और आज जिस शख्सियत से, जिस एमएलए से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनके पूरी लाइफ स्टोरी को आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और राजौरी की अगर बात करें, पीर पंचाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, और पॉलिटिकली ये बहुत ही रिच डिस्ट्रिक्ट रहा है। कदाबार यहाँ पर नेता रहे हैं और जब कांग्रेस की तरफ से एक युवा चेहरे पर दाव खेला गया था तो ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, जिनके महासचिव विबोध गुप्ता इन इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनके लिए ये इजी केक वॉक रहेगी। लेकिन इलेक्शंस के जो परिणाम थे बिल्कुल विपरीत आए थे। एक लंबे समय में युवा राजनीति में आप सक्रिय रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यंगेस्ट एमएलए राजौरी से इफ्तिकार अहमद जी। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम आपका एमएलए में। थैंक यू सूरी साहब, थैंक यू सो मच। साहब, सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूंगा कि जो विधानसभा के चुनाव को लेकर, उसके बाद आपकी लाइफ जर्नी में अनफोल्ड करूंगा। लेकिन जब कांग्रेस ने आपको मैंडेट दिया, क्योंकि एक रिच लेगेसी रही है, स्टालवर्ड्स आपकी इस राजौरी से निकल के आए हैं और आपके मध्य मुकाबिल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विबोध गुप्ता, क्या फीलिंग थी उस वक्त? देखिए, मैं अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, पर्टिकुलरली राहुल गांधी जी का। उन्हीं को, वही मेरी इंस्पिरेशन है, उन्हीं को देखकर उन्होंने ही मुझे मौका दिया आगे बढ़ने का। उनकी एक सोच थी कि राजनीति के बंद दरवाजे आम युवाओं के लिए खोल दो, आम नौजवानों के लिए खोल दो। मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर साहब एक छोटी सी नौकरी करते थे और किसान परिवार से आता हूँ। मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है। मेरे बाप दादा, मतलब साधारण, आज भी हम आम आदमी जिसको कहेंगे। लेकिन मैं पढ़ने में, एकेडमिक्स में अच्छा था और मुझे शुरू से शौक था कि मैं राजनीति में आऊँ। जब मैंने पार्टी में स्टूडेंट लाइफ से एज ए स्टूडेंट लीडर मैंने स्टार्ट किया था, और जब मुझे पार्टी हाईकमांड ने राजौरी जैसी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेडक्वार्टर की सीट है और राजौरी पॉलिटिकली बड़ी जरखेज जमीन है, लीडर्स की कोई कमी नहीं है राजौरी, पुंछ में रहकर हम पीर पंजाल रिज की बात करें, लीडर्स की बम्बार्डमेंट है, पॉलिटिकली लोग अवेयर हैं, पॉलिटिकल अवेकनिंग है वहां। और जब मुझे वहां से अलायंस की टिकट मिली, सबसे बड़ी बात है कि वो सीट पहले कांग्रेस ने खुद ली, कांग्रेस के कोटे में आई, और उसके बाद फिर कांग्रेस ने वो सीट मुझे दी। तो मैं अपने लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। लेकिन जब मुझे सीट मिली, क्योंकि अटकलें थी, ये सच बात है, क्योंकि मैं 11 साल नेशनल में रहा और मेरे जो मध्य मुकाबल 6 लोग खड़े थे, 7, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी ये डिलिमिटेशन में अपनी मर्जी से बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और बीजेपी ने बड़े सोच समझ के नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार की थी कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमने जीतनी है। और उन्होंने बड़ा, अगर आप उसकी बाउंड्री देखेंगे तो 3 पंचायतें ऐसी हैं जो कि आधी नौशहरा में, आधी राजौरी में, आधी थना मंडी में, आधी राजौरी में। मतलब इस तरीके से उसको बनाया गया कि अपने वोट बैंक या अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगा। लेकिन जब मुझे टिकट मिली तो अटकलें थी, क्योंकि एक दूसरी तरफ पूरी सरकार लड़ रही थी। होम मिनिस्टर साहब कहते थे कि राजौरी पुंछ तो मेरी मलकियत है, और वो
उन्होंने रैली भी की, सरकार पूरा तंत्र लगा हुआ था, सरकारी तंत्र आपको पता है, पूरी भाजपा का पूरा संगठन लगा हुआ था और बड़े एक पूरी मजबूती के साथ जब मुझे मैंडेट मिला तो मैंने अपना कैंपेन स्टार्ट किया और मैं शुक्रगुजार हूं रजौरी की जनता का कि जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया सूरी साहब, बहुत। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जीत तो हर जीत जीत होती है, लेकिन ये जो रजौरी की जीत है ये असल में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान अगर किसी ने हकीकत में खोली है तो वो रजौरी के लोगों ने खोली। मुझे हर जात और हर मजहब के आदमी ने वोट दिया, मुझे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ने भर भर के वोट दिया, मुझे हिंदू कम्युनिटी ने 10,000 से ज्यादा वोट दिया, मुझे पहाड़ी कम्युनिटी ने वोट दिया, एससी कम्युनिटी का 9,000 के करीब वोट है, लेकिन मुझे 5,000 6,000 वोट पोल हुआ उनका, लेकिन 4,500 5,000 4,000 प्लस मुझे वोट मिला। तो ये जो जीत है ये आम आदमी की जीत है और इस जीत से लाखों जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक उम्मीद की किरण मिली कि अगर इफ्तिखार अहमद एमएलए बन सकता है तो आम परिवार का कोई भी आदमी, गरीब आदमी एमएलए बन सकता है। और मैं आज आपको एक बात बताऊं, मेरे एमएलए बनने के बाद आज मेरे रजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को यह लगता है, गरीब आदमी को लगता है कि मैं एमएलए हूं। और कैंपेन जब स्टार्ट हुई तो मुझे था कि बस मुझे अपना बेस्ट करना है और लोगों ने प्यार दिया और लोकतंत्र में तो लोगों का ही आशीर्वाद होता है और लोगों ने जिताया और असेंबली में भेजा। इफ्तिखार साहब, जिस तरह आपने कहा कि आपके परिवार में या आपकी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं थी और एक आम फैमिली से आपका सफर शुरू हुआ, लेकिन असल में जो सियासी सफर था आपका कब शुरू हुआ और कांग्रेस का ही चयन क्यों किया? जब मैं पहली बार राहुल गांधी जी से मिला तो यही सवाल उन्होंने मुझे पूछा और ये बात है सूरी साहब 2007 की। मैंने अपना सियासी सफर 2003 में मैं तब कॉलेज में पढ़ता था, मैंने एनएसयूआई ज्वाइन की और एनएसयूआई जो है वो कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है। तब रजौरी में स्टूडेंट लीडरशिप उतनी एक्टिविज्म, स्टूडेंट एक्टिविज्म उतना नहीं था, बट मुझे स्टार्टिंग से शौक था। और जब मैं 11th क्लास में था तो मैंने अपनी एक एनजीओ बनाई, तभी से मुझे शौक था स्पीच करनी। और ये मैं क्रेडिट, इस ग्रूमिंग का क्रेडिट मैं अपने मैं उनको पॉलिटिकल गुरु भी कह सकता हूं, मेरे मेंटर भी थे और मैं आज उनको आपकी विसादत से श्रद्धांजलि भी देता हूं। एक श्री ए के बडियाल साहब, मैं नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और नर्सरी से लेकर 12th तक मैं वहीं पढ़ा। तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज में जैसे संपोजियम, डिबेट, ये बड़ा होता था और वो मुझे लिफ्ट करते थे, अपलिफ्ट करते थे, मुझे बताते थे। ग्रूमिंग मेरी वहां से स्टार्ट होगी। और जब मैं 11th क्लास में पहुंचा तो मैंने कहा कुछ करना है। अब पता नहीं था क्या करना है, लेकिन थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी थी, जोश था कुछ। मैंने एनजीओ बना ली, सभी को बुला के एक एनजीओ जब बनाई, फिर हमने एक्टिविटीज करनी, प्रोग्राम करने। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मुझे थोड़ा सा, मैंने एक स्टेप फर्दर लिया और मैंने देखा एनएसयूआई। और एनएसयूआई ज्वाइन करने का मकसद क्या था, और यही सवाल मुझसे जब मैं 2007 में राहुल गांधी जी से मिला तो पहला सवाल उन्होंने मुझे किया कि वाई कांग्रेस, वाई एनएसयूआई, बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बीजेपी है, पीडीपी है, एनसी है, वाई यू ऑप्टेड कांग्रेस। तो मेरा जवाब ये था कि जिन भी जमातों का हम जिक्र कर रहे हैं वो किसी एक रीजन की बात करते हैं, कोई जमात किसी मजहब के आधार पर बात करता है, कोई जमात सिर्फ कश्मीर की बात करती है, लेकिन कांग्रेस वाहिद एक जमात है
जो ना तो जो सब रीजन की बात करती है, सब मजहब की बात करती है, और सर्वधर्म सर्व संवाद, वो उसमें हिंदू को भी, कांग्रेस जितनी हिंदू की है उतनी मुसलमान की है, जितनी कश्मीर की है उतनी जम्मू की भी है, जितनी दलित की है उतनी ओबीसी की भी है, जितनी एसटी की है उतनी एससी की भी है। तो इसलिए मैंने एनएसयूआई ज्वाइन की। मैं सबसे पहले कॉलेज में एनएसयूआई का कॉलेज प्रेसिडेंट बना। उसके बाद क्योंकि साथ साथ मेरी स्टूडेंट लीडरशिप में था, फिर मैं एनएसएस के साथ जुड़ा। नेशनल सर्विस स्कीम एक कॉलेज में होता है प्रोग्राम करने के लिए, उसका मैं एनएसएस का कमांडर रहा। तो ये सफर वहां से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में आया, मैंने लॉ की। लॉ में फिर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, स्टेट सेक्रेटरी बना, स्टेट जनरल सेक्रेटरी बना, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचा एनएसयूआई का। और उसके बाद जब 2007 में राहुल गांधी जी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के इंचार्ज बने, तो उन्होंने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उन्होंने इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि क्यों ना हम अपने पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन करवाएं। और जब उन्होंने इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, मैं जाके मिला उनसे, तो उनका विजन था कि मैं राजनीति के बंद दरवाजे आम युवाओं के लिए खोलना चाहता हूं, जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, जो साफ छवि के लोग हैं। तो एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया चुनाव करवाने के लिए इंटरनली पार्टी का। उसमें 5 इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए, जिनका काम था पूरे देश में चुनाव करवाना। और मैं उन लकी लोगों में से था कि राहुल गांधी जी ने मुझ पर भरोसा जताया, और मैं पहला जम्मू कश्मीर का आदमी था जो इलेक्शन कमिश्नर बना। और 5 पूरे देश में इलेक्शन कमिश्नर थे, नॉर्थ इंडिया से मैं सिर्फ अकेला इलेक्शन कमिश्नर था, और जम्मू कश्मीर का पहला इलेक्शन कमिश्नर बना। और फिर मुझे मौका मिला पूरे देश घूमने का, अलग स्टेटों में मैंने चुनाव करवाए, इलेक्शन पार्टी का, एनएसयूआई में काम किया। एनएसयूआई में जब काम किया 2010-11 की बात है। उसके बाद फिर मैं जब एनएसयूआई स्टूडेंट विंग के बाद हमारे यूथ कांग्रेस होती, फिर मैं यूथ कांग्रेस की नेशनल कमेटी में चला गया। वहां मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन रहा, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला और स्टेटों में काम करने का। ये लगभग उसके बाद फिर हमारा एक पंचायती राज संगठन है, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन। और मैं बताना चाहूंगा कि उसमें मीनाक्षी नटराजन जी, वो जब मैं एनएसयूआई का में काम करता था तो वो हमारी एनएसयूआई की इंचार्ज थी, और हमेशा उन्होंने भी बड़ा मार्गदर्शन किया सच। तो वहां से हम जब आरजीपीआरएस में काम किया, तो 2010-11 से लेके 2022 तक लगभग मैं 25-26 स्टेटों का प्रभारी रहा, और 600 से ज्यादा जिले घूमे मैंने पूरे हिंदुस्तान के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और गुजरात से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, नॉर्थ ईस्ट की स्टेटों का मैं प्रभारी रहा। मतलब लगभग मैंने पूरा हिंदुस्तान इस पार्टी की विसादत से मैं घूमा, हिंदुस्तान की अनेकता में एकता को देखा। पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं मणिपुर का एआईसीसी का इंचार्ज रहा। जब ये संगठन खड़गे साहब जिसमें चुन के आए, तो मैं मणिपुर का इंचार्ज था। और 22 तक मैं ये सारा काम करने के बाद 23 में मुझे पार्टी ने दोबारा जम्मू कश्मीर भेजा, और मुझे पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया। एंड मैं सबसे यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी था। और उसके बाद 23 में जनरल सेक्रेटरी बना, 24 में विधानसभा के चुनाव अनाउंस हुए, और पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। और प्रत्याशी बनने के बाद जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं एमएलए बन के असेंबली में। इरफान साहब, जैसा आपने कहा कि 23 में आप वापस आए एक लंबे तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में आए, और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ वापसी हुई। ऐसे में वहाँ पर ऑलरेडी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी सक्रिय काम कर रहे थे, और जब आपको मैंडेट मिला, कितनी दुश्वारियां या किस प्रकार एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया गया पार्टी की तरफ से? देखिए, ये बात तो है, राजनीति में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच्ची बात करूंगा। क्योंकि आप कैमरे के सामने अगर आप
एक इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं सच्ची बात करूं। देखो, राजनीति में हर आदमी चाहता है मैं एमएलए बनूं, हर आदमी चाहता है मैं एमपी बनूं, और गलत बात भी नहीं है, क्योंकि जो राजनीति में आता है वो आगे बढ़ने के लिए आता है, एम्बिशन लेके आता है। और बड़े सारे दिग्गज, क्योंकि रजौरी तो लीडरों की धरती है, और जब टिकट मुझे मिला तो जाहिर सी बात है जहां वो सीनियर लीडर्स थे वो नाराज होते ही हैं, क्योंकि हर आदमी को उम्मीद है। मुझे मैं उनके पास भी गया, मनाने की कोशिश भी की, कुछ मान के साथ हो गए, कुछ नहीं नारा माने, कुछ ने खिलाफ भी काम किया, कुछ ने हरवाने के लिए पूरी कोशिश भी की। लेकिन राजनीति में ये सब चलता है, बड़े सारे लोगों ने किया, लेकिन अल्टीमेटली राजनीति में जनता, जनार्दन सर्वोपरि होती है, जनता जो होती है, लोग जो होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं आया तो लोगों ने स्वागत किया। जैसे ही मैंने, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो घूमा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने स्पीच बोलना शुरू किया, जैसे जैसे मेरी सोशल मीडिया पे मेरी स्पीचेस वायरल होना शुरू हुई, मैंने अपना विजन रखा। और मैं आपको बताऊं सूरी साहब, पार्टी का मैनिफेस्टो तो था, और जो पार्टी मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी उसका मैं मेंबर था, मैनिफेस्टो कमेटी का मैं मेंबर था, दिल्ली से मुझे मेंबर बनाया था। जब एक पार्टी का मैनिफेस्टो था, एक मैं अपना मैनिफेस्टो लेकर आया था, और मैंने रजौरी विधानसभा का 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट लेकर आया कि मैं क्या क्या करूंगा। 11 सूत्री प्रोग्राम। यस, आपको पता है 11 गारंटीज दी थी मैंने कि एमएलए बनने के बाद ये गारंटीज हैं कि 11 गारंटीज पे मैं काम करूंगा। एक तो वो दिया, और एक डिटेल में कि भाई कहां मैं क्या करूंगा, रोड्स में क्या करूंगा, नए कॉलेजेस कहां खुलेंगे, यूनिवर्सिटी का क्या लेवल होगा। वो सारा जब हुआ तो वहां चुनाव जब स्टार्ट हुआ, वहां चुनाव पोलराइज्ड करने की कोशिश, क्योंकि बीजेपी का हमेशा एक रहता है कि पोलराइज्ड कर दो, क्योंकि 6 कैंडिडेट मुस्लिम खड़े थे और एक बीजेपी का। हालांकि मैं हिंदू मुस्लिम की बात करता नहीं, क्योंकि मैं वाहिद आदमी हूं जिस पर बीजेपी से ज्यादा लोग हिंदू कम्युनिटी के मुझ पर विश्वास करते हैं, और गुजर बकरवाल कम्युनिटी मुझ पर विश्वास ज्यादा, क्योंकि मैं उन्होंने मुझे जो प्यार दिया, जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो जब मैं कैंपेन में घूमा तो लोगों का कंसेंसस बनना शुरू, लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो गया, लोगों ने एक मूवमेंट खड़ी होगी, उनको लगता था कि ये नौजवान है। स्टार्टिंग में उन्होंने एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की कि यार ये तो दिल्ली से आया। तो मैंने कभी कभी राजनीति में सच्ची बात मान लेनी चाहिए, तो मैंने कहा हाँ मैं दिल्ली रहा हूं, लेकिन दिल्ली का थोड़ी हूं, मेरा घर तो 1947 से पहले का यहां है। आउटसाइडर का टैग लगाने की कोशिश। आउटसाइडर नहीं, वो ये कहते थे कि ये दिल्ली रहा है, ये वापस दिल्ली चला जाएगा, तो आपके समस्याएं कौन सुनेगा। तो क्योंकि मैं तो, मेरे फोर फादर, मैं तो रहने वाला वहां का हूं, मैं तो माइग्रेट भी नहीं हुआ। जहां मेरा घर है पुश्तैनी घर, वो हमारा घर 1947 से पहले का है, 100 साल से वही रह रहे हैं। तो मतलब आउटसाइडर तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन ये कहा कि भाई दिखे कम है, और बात भी फैक्ट है, क्योंकि मैं तो 11 साल कभी कन्याकुमारी, कभी कश्मीर, कभी कश्मीर तो बड़ा कम घुमा हूं, कभी नॉर्थ ईस्ट में, कभी तमिलनाडु, कभी कर्नाटका, कभी केरला, कभी असम, कभी मेघालय, कभी गुजरात, कभी वेस्ट बंगाल, कभी मणिपुर। लेकिन जब मैंने अपना विजन लोगों के सामने रखा और मैंने उनसे वादा किया कि हो सकता है 20 दिन का चुनाव है, मैं हर जगह ना पहुंच पाऊं, लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैं आपकी हर पंचायत में आऊंगा। और मैंने एक नारा दिया था कि 20 दिन आप मेरे लिए जागो, 5 साल मैं आपके लिए जागूंगा। और जब ये मैंने बात शुरू की तो सूरी साहब, लोगों का जन समर्थन घूमता गया और लोगों ने एकतरफा फैसला किया। हालांकि
होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह साहब ने रजौरी में रैली की। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, उन्होंने रजौरी में रैली की। उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए, कुछ वोट तोड़ने के लिए। कुछ कैंडिडेटों को 20-20, 30-30 लाख रुपया, हालांकि आज चुनाव हो चुका है, ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन आपके रिकॉर्ड के लिए उन्होंने खड़े कर दी कि चुनाव को पोलराइज करो। मुझे किसी ने कहा कि आप चुनाव को पोलराइज कर दो तो आप जीत जाओगे। मैं सच बता, आज आप चैनल में आपके माध्यम से ये खुलासा कर, मैंने उससे कहा, ये जो मेरा दोस्त पिछले 35 साल से ये हिंदू कम्युनिटी से है और मैं इसकी प्लेट से उठा के खाता हूं और ये मेरी प्लेट से खाता है, मैं अगर सांप्रदायिक बयान दूंगा, इसके साथ मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा? मुझे बता, जो ये मेरे साथ मेरी टीम, जो मेरे साथी आज मेरे पिछले कितने दिनों से कंपेन कर रहे हैं, अगर मैं पोलराइजेशन की तरफ जाऊंगा तो मैं इनको जवाब क्या दूं? मैंने कहा, चुनाव में हारूं या जीतूं, मैं दिल से सेकुलर हूं और मेरे खून में सेकुलरिज्म है। मैं हर जात, हर मजहब के आदमियों का सम्मान करता हूं। मैं चुनाव पोलराइज नहीं करूंगा और उसका नतीजा हुआ कि हर जात, हर मजहब के आदमी ने वोट डाला और मुझे विधानसभा पे भेजा। साहब, आपकी लाइफ जर्नी में कुछ ऐसे पल भी आए होंगे, क्योंकि आपने कहा कि 11 साल आप बाहर रहे, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद यूथ कांग्रेस में आपने डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी, उस पर काम किया और कहीं ना कहीं बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुछ दुश्वारियां भी आपके इस कैरियर में आई होंगी। कभी ये मन में आया होगा कि मेरा राजनीति छोड़ दूं, वापस अपना पुश्तैनी काम शुरू करूं? देखो, जो मिडिल क्लास फैमिली का आदमी होता है, मैं आपसे 2-3 इंसिडेंट शेयर करता हूं। हमारे खासकर मिडिल क्लास फैमिली में, चाहे समाज के लोग हों, विक्ट्री हैज मैनी फादर, डिफीट इज ऑर्फन। हर आदमी को एमएलए अच्छा लगता है, हर आदमी चाहता है एमएलए बनता है जब वो कहते हैं वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, चमक दमक उसकी दिखती है, लेकिन उसके जो कांटों भरा सफर होता है ना, उसमें कोई नहीं जाना चाहता। क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक था, मेरी इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होगी और तब इंजीनियरिंग में सिलेक्शन, आज वो सारे लोग जितने मेरे साथ सिलेक्ट हुए थे, आज कोई ए है, बड़े सारे, कुछ ए है, शायद अभी प्रमोशन में ए तक पहुंच। मेरी भी सिलेक्शन हुई, प्रेशर आ गया कि भाई ऊपर वाले ने कोई चीज दी है तो इसकी बेरुमती नहीं करनी है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। और जो मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि जल्दी जल्दी बच्चा सेटल हो जाए, लेकिन मैं अपने वालिद साहब को, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत करे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका बहुत बड़ा ख्वाब था। मेरी वालदा, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरे हम सफ़र जो मेरे साथ तब लोग थे, उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया। लेकिन आम लोग कहते थे, जब बड़े सारे लोग कहते थे, आईएएस कैडर का आदमी, आईएएस करने वाला आदमी, यार कौन से काम में फंस गया, राजनीति, यार कहाँ राजनीति में कुछ बनेगा इसका। आज केएस करता, आज वो एग्जाम क्वालिफाई, आईएएस कर लेता ये। और मेरे साथ वाले कुछ मेरे दोस्त आईएएस केएस भी हैं, कुछ आईएएस हैं और कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ तहसीलदार हैं। तो जब एक एक, तो ये प्रेशर रहता है और हमारे लोग अपने बंदे को चपरासी बना लेंगे, 4th क्लास की नौकरी वो समझेंगे कि ये रोजगार है, लेकिन सियासत में कहते थे खजल है। और खासकर जब कोई शादी करता है तो शादी में वो बड़ी चीज देखते हैं, जनाब लड़का क्या करता है जी, सियासत करता है, सियासत मतलब बेकार है, और अगर वो चपरासी है तो वो कमाने वाला है, टीचर है तो कमाने वाला है। तो ऐसे बड़े सारे पल आए, बड़ा प्रेशर होता था। लेकिन मैं आपको एक बात शेयर करूं कि मैंने आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा। इंजीनियरिंग मैंने एडमिशन ली लेकिन छोड़ दी, लॉ किया, वकालत नहीं की, कोई फॉर्म आज तक मैंने नौकरी के लिए नहीं भरा।
सिर्फ इस डर से कि हो सकता है, क्या पता मैं वकालत करना शुरू करूं तो मेरा माइंड ही डाइवर्ट हो जाए। लेकिन मैं क्लियर था कि मेरा मकसद ये है। अप एंड डाउन आए, डिमोरलाइज भी आदमी होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन गिरे, फिर उठे, फिर चले, खड़े हुए। राजनीति में कभी आप 100% एफर्ट करते हो, आपको उसका आउटपुट 0% मिलता है। कभी आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं कुछ बन जाऊं, लेकिन रिजल्ट में कुछ नहीं बनते। फिर राजनीति में सीनियर लीडर्स जो होते हैं वो बड़े कम लीडर होते हैं जो आपको प्रमोट करते हैं। लेकिन मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं, मेरा जो ग्रुप है राजनीति में, जो सियासी ग्रुप था, हम में उसमें काफी सारे लोग हैं, वो बड़ा एक प्यारा ग्रुप है, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। और आज सभी लोग कहीं ना कहीं वो पहुंचे हैं राजनीति में, लेकिन हम एक दूसरे की सपोर्ट करते थे और वो हिम्मत देते थे एक दूसरे को। जैसे मैं थोड़ा डिमोरलाइज हूं तो मेरी टीम जो थी, मेरे ग्रुप थे, मेरे दोस्त थे, वो हमें सपोर्ट करते थे। और आज उसमें एक कोई नेशनल प्रेसिडेंट है, कोई एआईसीसी सेक्रेटरी है, उसमें से हम 3-4 लोग तो चुनाव लड़ गए और हम सारे एक टीम पिछले 20 साल का सफर हमने तय किया। तो रहता है, लेकिन जिंदगी इसी का नाम है कि गिरना है, फिर उठना है, और राजनीति में तो हर दिन नया शुरुआत होती। परिवार की अगर बात करें तो, क्योंकि राजनीति में आए हैं, तो जो आपका समय है वो आम जनता को, जिन्होंने आपको जिताया, समर्पित उन्हीं को जाता है। परिवार के बारे में जानना चाहेंगे और कितना एक बैलेंस परिवार और पॉलिटिक्स के बीच आप कर रहे हैं? देखिए, इस मसले में मैं थोड़ा बड़ा लकी इंसान हूँ। यूजुअली मेरी फैमिली तो सपोर्टिव थी ही। मेरी वाइफ है, वो भी समझती है कि मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड जो है वो राजनीति में है, और बड़ी मैच्योरिटी से जब से मेरी शादी हुई है, मेरी एक छोटी बेटी है बड़ी प्यारी, बड़ी प्यारी फैमिली है। और अगर परिवार में अनस्टेबिलिटी हो जाए तो फिर राजनीति में आदमी फोकस नहीं कर पाता। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि फैमिली की तरफ से, चाहे वो मेरे बहन भाई, मेरे मदर, उनका बहुत योगदान, मेरे दोस्तों का, और मेरी जो फैमिली, मेरी वाइफ और उनका बहुत योगदान, मेरी इन-लॉज का, वो लोग सब मुझे कोऑपरेट करते हैं। हालांकि वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है। पर कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब रूठ जाते हैं, फिर कैसे मनाया जाता है? थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बाय एंड लार्ज दे अंडरस्टैंड कि क्या है। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है फैमिली में तो समझते हैं। हाँ, मेरी बेटी है, मैं आपको बड़ा एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। शी इज़ वेरी कनेक्टेड विद मी, और बड़ा प्यार और बहुत ज़्यादा। तो जब भी वो मुझे देखेगी तो मेरे पास, तो जब टिकट मिल गई तो 1-2 दिन में तो अभी 2 साल की है, अभी मार्च में 2 साल की हुई, तो उसने देखा कि ये क्या, एकदम सारा माहौल और पापा कहाँ बिजी। और उसकी मैच्योरिटी देखो, उसको भी समझ आ गई कि मेरे पापा अब किसी काम में है। और जब मैं कैंपेन करने जाता था तो वो मुझे हाथ वेव करती थी, फ्लाइंग किस करती थी, पापा बाय बाय, ठीक। और जिस दिन मेरी कैंपेन खत्म हुई और मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, आई हग्ड हर, और बिल्कुल उसी दिन वो मेरे पास आई। उस बीच कैंपेन के दौर में उसने मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया। और आज भी उसको पता है पापा ऑफिस, जब उसको मैं बोलता हूँ, ऐसे वो तंग करेगी, लेकिन जब मैं कहूँगा बेटा ऑफिस जाना है, तो मतलब उसको पता है कि ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वहां पापा को जाना है, तो वो इस बात को समझती है। फिर अब उसको पता चल गया पापा जम्मू जाते हैं, मतलब असेंबली एंड ऑल दैट। और ठीक है, मोमेंट होते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी है। मेरा परिवार सिर्फ मेरा घर ही नहीं, 90,000 जो मेरे वोटर हैं और जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, वो मेरा परिवार है। और बड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात सुनाऊं, आम आदमी की तरह, क्योंकि आम आदमी हूं मैं, तो जब मुझे टिकट मिली तो मैं
ये तामझाम सिक्योरिटी यूजली क्या होता था, लोगों को एक गिला था कि लीडर लोग इलेक्शन लड़ते हैं और बनने के बाद वो दिखते नहीं, और उनके घर में आगे वो संतरी आ जाता है और गेट पे वो कहते हैं साहब अंदर हैं, कोई आने नहीं देता। मैंने उनसे एक वादा किया कि मैं जैसे इलेक्शन में रहूंगा और वैसे ही ये सिस्टम चलेगा 5 साल, जब तक आपने मुझे मैंडेट दिया, और उसके बाद आपका आशीर्वाद मिला तो आगे फिर जीतेंगे। तो उन्होंने कुछ सवाल ये किए कि ये तो चुनाव के लिए आपने किया है। मैंने कहा 25 तारीख वोटिंग होगी, तो सिस्टम वैसा ही रहा। फिर 8 तारीख तक वोटिंग थी, तो मैं आपको बताऊं, मैं 26 को भी फील्ड में था। 25 को वोटिंग होने के बाद आदमी क्या सोचता है कि मैं आराम कर लूं। मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूं कि 26 को भी मैं कहां था, फील्ड में, लोगों से मिल रहा हूं, क्योंकि जहां नहीं पहुंच पाया तो मैंने सोचा कि मेरा तो फील्ड अब यही है, तो मैंने तो मिलना है। तो लोग सोचते थे यार इसको क्या हो गया, ये कोई रेस्ट करता जाके कुछ। 8 तारीख को काउंटिंग थी, 8 तारीख को मैं मिला, काउंटिंग होगी, एमएलए बन गया। आज ये 5वां महीना है, आज भी वैसा ही सिस्टम है, किसी को कोई रोक नहीं है, कोई भी आए। और मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूं, जो आदमी 11 साल दिल्ली रहा हूं, दिल्ली के बेस पर लोग कहते थे दिल्ली वालों ने टिकट दी, मैं एमएलए बनने के बाद अभी तक एक बार भी दिल्ली नहीं गया। और जो मैंने वादा जनता से किया था कि मैं हर पंचायत में आऊंगा, असेंबली का सेशन भी मैंने अटेंड किया, चाहे वो कश्मीर की हो, आपने देखा था, जम्मू मीटिंग्स भी। अच्छा, पूरे जम्मू में एक ही एमएलए हूं तो हर जगह पहुंचना भी पड़ता है जहां पार्टी जिम्मेदारी देती है। और जो मेन इंपॉर्टेंट कि 52 पंचायतों में से 43 पंचायतें मैंने अभी तक कवर कर ली, जिनमें मैंने विजिट किया, ऑफिसर लेकर गया, उनका शुक्रिया अदा किया। और मेरी म्युनिसिपल काउंसिल की 17 वार्डे हैं, 17 में से 11 वार्डे मैंने कवर कर ली। और आज जो हाउस के अंदर में क्वेश्चन उठाता था, आपने देखा होगा कि वो बड़े कंक्रीट और लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे थे। वो कहां से आते थे, जो मैं लोगों में घूमा, लोगों के साथ मैंने जो मतलब फील्ड से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, फीडबैक था। तो ये सारा सफर चलता गया। और मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष तारक हमीद करा साहब का भी शुक्र मशहूर हूं कि उन्होंने मुझे एक गाइडेंस के तौर पर मुझे मौका दिया, और पार्टी की जहां जहां जिम्मेदारी होती है मुझे वो बताते हैं। मुझे बोला उन्होंने वारवन जाना है, आगजनी जब हुई मैं वहां भी गया। स्टेट का सबसे बड़ा प्रोग्राम संविधान दिवस पे 26 नवंबर को हुआ, उन्होंने रजौरी में रखा, रजौरी में भी हमने वो प्रोग्राम करवाया। फिर स्टेट हुड को लेके सबसे बड़ा प्रोग्राम रजौरी में हमने, अभी तक रजौरी में 2 हमने रैलीज की हैं, और बाकी प्रोग्राम तो जारी है। कृष्णा साहब, आज जिस मुकाम पे आप खड़े हैं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप विधायक हैं, एक बड़ी कम्युनिटी को आप, कॉन्स्टिट्यूंसी को आप हेड भी कर रहे हैं, एड्रेस भी करेंगे। यहाँ से जब पीछे मुड़ के देखते हैं क्या लगता है? देखिए, ये लगता है कि जो लोगों ने जिम्मेदारी दी है, अगर 70 साल की बात करें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, रजौरी पुंछ के साथ डिस्क्रिमिनेशन, चनाब वैली के साथ भी हुई, लेकिन रजौरी पुंछ के साथ हुई। और अगर मैं बात करूं, लोग आज भी बड़ी तकलीफ में हैं। और 7 साल में मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये पॉलिटिकल कोई इंटरव्यू मेरा नहीं है, लेकिन आज भी सूरी साहब, मैं जब रजौरी विधानसभा में जाता हूं, मेरा सेशन हुआ, मुझे बीच में 2 संडे मिले, मैं विधानसभा में था, आज भी लोग 12-12 बजे तक आते हैं मेरे पास। लोगों के पास सुनवाई, इतना दर्द है, लोग तकलीफ में हैं। अभी आपके यहां इंटरव्यू में यहां फोन आया कि ये दिक्कत है, गरीब लोग हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को तकलीफ में है। तो मैं यही, मेरा मकसद है कि एक साफ सुथरी राजनीति, एक बदलाव की राजनीति, बदले की नहीं। मेरा स्लोगन है कि 8 से पहले क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं बदले की नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति करने आया हूं। और अगर इस जवानी में, इस यंग एज में अगर उन्होंने एक यंग एमएलए को चुना है, तो उनको बदलाव दिखना चाहिए।
और आपने देखा असेंबली में अगर 15-20 दिन का सेशन चला है तो मुझे लगता है कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन मैंने कोई ना कोई मुद्दा ना उठाया हो लोगों का। मैं उनके लिए लड़के भी मैंने स्पीकर से टाइम लिया, मैंने झोली फैला के भी टाइम लिया। और मुझे वो पूछते थे, मुझे जब मैं बीच में गया एक पॉलिटिकल लीडर ने मुझसे सवाल किया कि जनाब आपको टाइम क्यों मिलता है और बाकियों को क्यों नहीं मिलता, क्या आपको स्पेशल टाइम अलॉट होता है? मैंने कहा स्पेशल तो नहीं, 90 बराबर है, लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा एग्जर्ट करके टाइम ले लेते हैं क्योंकि जनता के मुद्दों को उठाना है। और मैं आपको बताऊं, मुझे रजौरी में एक बदलाव लाना है और लोगों तक गवर्नेंस पहुंचानी है और लोगों को ये फील हो कि हमारा ये एमएलए, लोग एमएलए के ढूंढने, चिराग की तरह लेकर एमएलए को ढूंढे कि एमएलए 6 महीने कहां है, पोस्टर भी लगते हैं, पोस्टर मिसिंग रिपोर्टें होती हैं। लेकिन मैंने उस माइंडसेट को बदलना है। मैं एमएलए आज भी, मैं अगर ये इंटरव्यू नहीं होते तो मैं आज भी अभी तक रजौरी निकल गया होता। और मैं अपने लोगों में रहूंगा, लोगों के काम करूंगा, उनके साथ जो 70 साल से जुल्म हुआ, जो डिस्क्रिमिनेशन हुई, उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश करूंगा और लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। चलते चलते बिल्कुल अंत में जाना चाहूंगा, आपकी जो जीत और आपका जो राजनीतिक सफर रहा है, इसने एक चीज और भी प्रूव कर दी है कि विदाउट मसल पावर, विदाउट मनी, विदाउट फाइनेंशियल, अगर जीत का जज्बा हो, लोगों से कनेक्ट हो, तो जीत संभव है। बिल्कुल, मैंने आपसे पहले कहा, मेरे जो ऑपोजिट वाले थे, जो लोग सुनाते हैं, जो फीडबैक है, कम से कम 7-8 करोड़, कम से कम। ना मैंने चुनाव में शराब बांटी, मुझे फख्र है, मैंने अपने चुनाव में 1 रुपए की शराब नहीं बांटी। मैंने किसी को 10 रुपए ने दिए, मुझे वोट डाला। हालांकि मतलब मुझे कैमरे के सामने मैं ये बात बोल रहा हूं, चुनाव में आपको पता है क्या हर चीज होती, सभी साम दाम दंड भेद होती है, लेकिन मुझे आम लोगों ने चुना और मेरे पास पैसे थे ही नहीं, आज भी नहीं। आज भी कभी कभी मैं वो, क्योंकि तेल डालना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो कभी कभी मेरे पास 1000 रुपया भी नहीं होता। और लेकिन लोगों का प्यार आज मेरे साथ है, लोगों को भरोसा है कि एमएलए है, ईमानदार है, काम करने वाला है, विजन वाला है, ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। और आज मैंने 50 करोड़ का प्लान बनाया, चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैंने लोगों से पूछकर बनाया, जहां जरूरत थी वहां बनाया। और आज भी एक एक चीज मैं लोगों से पूछ के, लोगों को लगता है हमारी भागीदारी। और मैं आपसे ये कहूंगा कि एक अच्छी शुरुआत है राजनीति की, एक मैसेज है कि अगर इफ्तिखार अहमद एमएलए बन सकता है तो कोई भी आम आदमी का एमएलए बनेगा। और जो लोग जिन्होंने पैसे बांटे, इस चुनाव से एक मैसेज अच्छा गया रजौरी के, कि अगली बार ना तो कोई पैसे बांटेगा, मान लो जिसने 1 करोड़ रुपया कहीं दिया और वोट फिर भी लोगों ने मुझे दिए, तो अगली बार पैसे कोई भी नहीं बांटेगा और ये जो पैसा और शराब का चलन है ये खत्म होगा। और एक अच्छा माहौल बना है हमारी विधानसभा में, आम गरीब आदमी खुश है, गरीब आदमी। हाँ, कुछ बड़े लोग नाराज हो सकते हैं जिन्होंने वो एक सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी खुश है और मैं आम आदमी के लिए काम करूंगा और 5 साल मैं उनकी खिदमत करूंगा। मैं उनसे भी कहूंगा, अपने लोगों से, कहीं मुझसे गलती हो आप मेरे पास आओ, मुझे बताओ कि ये गलत किया आपने, मैं तस्लीम, मैं इंसान हूं, इंसान से गलतियां होंगी, लेकिन हम मिलकर इस रजौरी का विकास करेंगे। ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ मिलकर इस रजौरी का विकास करूंगा। और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो खुली है उसको मैं किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगा। हम जात मजहब से ऊपर उठ के प्यार की एक राजनीति करेंगे जिसमें नफरत के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, भेदभाव की कोई जगह ना हो। प्यार से हम इस रजौरी को आगे बढ़ाएं। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। उसमें कोई दो राय नहीं है कि 11 साल जो आपने पैन इंडिया काम किए, एनएसयूआई या फिर यूथ कांग्रेस, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली राजनीति की उस भट्टी में, आप न केवल आपने बहुत कुछ सहा है और इसमें पूरी तरह तप कर आप एक कुंदन की तरह सामने आए हैं, सोने की तरह सामने आए हैं। और यही आपकी जीत का सहरा है जो आम जनता ने आपको दिया है। और हम आशा करते हैं कि आपका ये सफर
न केवल राजनीतिक बल्कि आपका पारिवारिक सफर भी बेहतर गुजरे और जो जनता की सेवा का आपने दृढ़ संकल्प लिया है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये थे राजौरी के विधायक इफ्तिकार अहमद, जिन्होंने अपनी जीवन कहानी को हमारे साथ साझा किया है। किस प्रकार एक आम व्यक्ति सपने सजोकर सोशल वर्क का जज्बा लेकर अकेले ही निकला था और एक सही डायरेक्शन, एक सही विजन मिला है और आज राजौरी की जनता ने उनको एमएलए बनाया है। लेकिन कुछ कदरें उन्होंने तय की हैं, विजन तय किए हैं, अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव तय किए हैं और वही ऑब्जेक्टिव जम्मू कश्मीर और राजौरी में ट्रांसलेट कर बदलता हुआ जम्मू कश्मीर को परिभाषित करेंगे और नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खुली है उसको खुला ही रखेंगे।